हेलो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत। लाइव क्लास में इस चैप्टर में कुछ सवाल आपको नए नए मिल जाते हैं, उनको ज़रूर करें। हो सकता है इससे पहले आपने उन्हें पढ़ लिया हो। लाइव क्लास कुछ बच्चे पहले देख लेते हैं, हो सकता है इसके बाद पढ़ें आप, इसके साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप गणितीय आगमन का सिद्धांत का अध्याय बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका एक नोट्स आपको दे दिया गया है, उसमें पढ़िए। उसके कुछ सवाल मैं यहाँ बेसिक लेवल पर क्लियर कराऊंगा, कुछ आपको अपने होमवर्क में कर लेने हैं। सवालों का नंबर यहाँ मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप इसे पूरी तरह पढ़ें और आप पहचानें कि ये सवाल सर ने करवा दिया था। आपको इसे पूरी तरह करना है। अगर मैं सवाल का नंबर बता दूंगा तो आप वो सवाल छोड़ देंगे, ये नहीं करना है। इसको पूरी तरह पढ़ना है। शाबाश। चलिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत अध्याय नंबर 4 पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, ज़रा पढ़ लें पहले 2 मिनट के लिए। भूमिका, उद्देश्य वगैरह एक बार देख लें, समझ लें बातों को। सवाल तो बहुत सारे हैं हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने दैनिक जीवन में परिस्थिति के अनुसार विविध प्रकार के तर्कों का प्रयोग करते हैं। तर्क यानी सच और झूठ को जानने के लिए जो बात की जाती है, जो बहस की जाती है, जो विचार रखा जाता है, उसे कहते हैं तर्क। यानी कोई अपने तर्क से सही, कोई अपने तर्क से गलत, है ना। तर्क हमेशा उस बात पर होता है जिसका पूरी तरह स्पष्टीकरण नहीं होता, जिसे सभी लोग पूरी तरह सच नहीं मानते। जिसे कुछ लोग झूठ मानते हो, किसी कुछ लोग सच मानते हो, इस बात पर तर्क हो जाता है। जैसे मान लीजिए भगवान है या नहीं, बिल्कुल बेसिक सी बात है, भगवान है या नहीं। तो जो लोग ये कह रहे हैं भगवान है, वो भी साबित नहीं कर सकते कि भगवान है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, वो भी साबित नहीं कर सकते कि भगवान नहीं है। तो दोनों बातों में बहस हो जाएगी। जो मानने वाले हैं वो मान रहे हैं, जो नहीं मान रहे वो नहीं भी मान रहे हैं। ठीक। फिर जाते हैं कि नहीं, दुनिया बनी है, दुनिया बनने के पीछे कोई तो होना चाहिए, भगवान तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर एक लंबी बहस छिड़ जाती है और बड़ी बड़ी धर्मों की लंबी चौड़ी किताबें लिखी जाती हैं और फिर उन्हें पढ़ा जाता है। फिर धर्म, अधर्म, विधर्म सब तैयार हो जाते हैं दुनिया में। सिर्फ एक तर्क पर चलता है सब कुछ इस तर्क पर है, भगवान है या नहीं है। अगर ये कंफर्म हो जाए भगवान है तो बहुत लंबी चौड़ी किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये साबित हो जाए कि भगवान है ही नहीं, तो भी भगवान से संबंधित किताब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समस्या ये है कि है या नहीं, इस पर दुनिया में दो मत रहेंगे। ना तो कोई साबित कर सकता है कि है, ना कोई ये साबित कर सकता है कि नहीं है। खैर, भगवान को मानना चाहिए बेटा, पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने संस्कार, अपना धर्म अच्छे से चलाना चाहिए। ये तो मैं तर्क की बात कर रहा हूँ, तर्क देने वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उदाहरणार्थ, यदि आपको यह ज्ञात हुआ हो कि आपके मित्र के यहाँ संतान पैदा हुई है, तो आप जानना चाहेंगे कि वह पुत्री है अथवा पुत्र है। सही बात है। यहाँ आप एक विशेष स्थिति के लिए सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। इस प्रकार का तर्क निगमन तर्क का उदाहरण है। यानी ये निगमन तर्क है, मतलब हमारे मित्र के यहाँ बेटा हुआ है कि बिटिया हुई है, इसके लिए हम एक निगमन तर्क का इस्तेमाल करेंगे। हम उसका नाम पूछ लेंगे, हम नाम पूछ लेंगे, भाई क्या नाम रखने, अभी नाम नहीं रखा है तो क्या नाम रखोगे, क्या नाम सोचा हुआ है ना। तो नाम से वो पुरुष के नाम से बताएगा या स्त्री के नाम से बताएगा, वो सोचेगा। या कोई ऐसी और चीज़ पूछ लेंगे उसके बारे में जिससे हमें ये पता चले लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। सीधे सीधे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, बल्कि हम बात को तर्कों से घुमा कर पूछ रहे हैं कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है ना। तो तर्क पे जा रहा है मामला। आइए अब हम एक दूसरी स्थिति पर विचार करें। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो ज्ञात होता है कि विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ते हैं, वो परीक्षा में अच्छा करते हैं। आप इसे सामान्य नियम विचारधारा गलत या सही बना सकते हैं कि जो भी नियमित रूप से पढ़ेगा परीक्षा में अच्छा करेगा। इस में आप अनेक विशिष्ट उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम बनाएंगे। ऐसा तर्क आगमनिक इंडक्टिव कहलाता है, जो तर्क की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक विशिष्ट स्थितियों के व्यक्तिगत प्रेक्षणों तथा विचारों द्वारा व्यापक नियमों का पता लगाया जाता है। यानी ये इंडक्टिव है, ये इंडक्टिव है, आगमनिक। ठीक। जबकि पहला क्या था बेटा, पहले का नाम देखो यहाँ पे आ रहा है। पहला क्या था, पहला तर्क किस प्रकार का था, निगमन।
ये अनिगमन है। निगमन है यानी बस है, कन्फर्म करना है, और अनिगमन है यानी इसे साबित करना है कहीं तर्क देकर। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली 100% ये बात नहीं है जो बच्चे 100% पढ़ते हैं 100% उनके अच्छे नंबर आते हैं। कुछ बच्चे पूरे साल पढ़ते रहते हैं, उनके नंबर बढ़िया नहीं आते। कुछ बच्चे कम भी पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ते, तब भी नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो लेकिन हम ये एक विचारधारा बनाना चाह रहे हैं, हम एक नियम बनाना चाह रहे हैं कि भाई जो बच्चा नियम से पढ़ता है उसके नंबर अच्छे आते हैं। ज़्यादातर लोगों पर ये बात सच है, ज़्यादातर बच्चों पर ये बात सच है कि नहीं, अगर पूरे साल पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, और आते भी हैं। तो कुल मिलाकर ये अनिगमन है, ये अनिगमन है, क्योंकि इसे सिद्ध करने के लिए बहुत सारी विचारधाराओं को, बहुत सारे प्रयोगों को, बहुत सारे बच्चों को देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब गणितीय आगमन इस प्रक्रिया का और अधिक यथार्थ रूप है। ऐसी यथार्थता की आवश्यकता है क्योंकि कोई कथन गणित के अनुसार तभी सत्य माना जाता है जब प्रत्येक स्थिति में जिसके संदर्भ में वह है उसकी सत्यता दर्शाई जा सके। इस पाठ में हम सर्वप्रथम कथन से आपका परिचय करवाएंगे और उसके पश्चात गणितीय आगमन के सिद्धांत से परिचित होकर इसकी सहायता से विभिन्न गणितीय कथनों को सिद्ध करेंगे। यानी गणित में कोई भी कथन तभी सत्य माना जाएगा जब उसकी यथार्थता सिद्ध हो जाए, जब वो सही हो जाए, जब उसको प्रैक्टिकली भी सही हो जाए, यानी प्रैक्टिकल उसको लगाया जा सके, उस नियम को, उस जोड़ने को, उस घटाने को, उस गुणा करने को। जैसे हमने कहा भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 होते हैं, तो कैसे होंगे 2 और 2 4? क्योंकि हमें संख्याओं का ज्ञान है। हम 1 और 1 रखेंगे, फिर 1 और 1 रखेंगे, 2 2 को जोड़ के देखेंगे, तो गिन के देखेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो गणित में कथन तभी सत्य होगा जब गणितीय पृष्ठभूमि पर वह सच होगा, गणित उसको सिद्ध करेगी। ठीक, अब यहाँ पर उद्देश्य क्या है, अब हम उद्देश्य को पढ़ते हैं। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप निम्नलिखित में समर्थ हो जाएंगे। इस पाठ को अगर आप पढ़ लेंगे तो किन बातों को जान लेंगे? यह बता पाना कि दिया हुआ वाक्य कथन है या नहीं, यानी कोई वाक्य कथन है या नहीं, यानी कथन है यानी सच है या झूठ है। सीधी बात, कथन का मतलब है कि ये तो सच है ये या झूठ है। कथन में 2 बातें होती बेटा, शुरू कर देते हैं पढ़ाई, लिखना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। कथन में 2 बातें होती हैं। अगर कोई कथन है मान लीजिए हमारे पास, तो कथन में हमेशा 2 बातें रहेंगी। कथन में या तो ये सत्य होगा या ये असत्य होगा। ठीक, दूसरी बात होगी साध्य। एक चीज होती है, पढ़ेंगे साध्य। साध्य में कुछ नहीं होगा, ये ना सत्य और ना ही असत्य, ये कुछ नहीं है। यानी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोग कहेंगे ये सच है, कुछ लोग कहेंगे ये झूठ है। जैसे मैंने कहा ईश्वर, भगवान, भगवान क्या है? साध्य, साधना की जाती है भगवान की। साधना जो शब्द है उसका मतलब है कि वह साध्य है। आपने सुना होगा साधना, साधना का मतलब पूजा पाठ से, आराधना से, है ना। तो साध्य मतलब कि वह ना सत्य है ना असत्य है, दुनिया के आधार पर। आप अपने दिल से, मन से कह रहे हैं सत्य है, पूजा करिए, पाठ करिए, आगे बढ़िए, ईश्वर सत्य है। लेकिन गणितीय दृष्टिकोण की बात करें, अगर गणितीय दृष्टिकोण की बात करें, विज्ञान की बात करें और तर्कों की बात करें, तो ना सत्य है और ना असत्य है। ईश्वर सत्य और असत्य से परे की चीज़ है, उसको तर्कों में नहीं फंसाया जा सकता। तो क्या कहें उसको, ज्ञानियों ने क्या कहा इसको कि साध्य है, ईश्वर साध्य है, वह कोई कथन के घेरे में नहीं आ सकता। तो प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कथन के घेरे में नहीं आ सकती, जो साध्य हैं। उन्हें करेंगे, समझेंगे, फ़ायदा मिलेगा, नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर इस पाठ में हम समर्थ हो जाएंगे यह बता पाना कि कोई वाक्य कथन है या नहीं है। गणितीय आगमन के सिद्धांत का कथन देना, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, उसका क्या कथन है, कैसे सिद्ध करते हैं, ये देना। कथन Pn n के लिए स्थापित करना, n+1 के लिए करना, k+1 के लिए करना, ये सारी चीज़ें सिद्ध करने का जो नियम है वो हम इसमें चैप्टर में पक्का कर लेंगे। ठीक, चलिए अब पूर्व ज्ञान क्या चाहिए, पहले से किस बात का पता होना चाहिए? पहले से जानकारी होनी चाहिए संख्या के बारे में, संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक संख्याएं क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो भी संख्याएं होती हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि हमें होती है।
संख्याओं तथा व्यंजकों पर 4 मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, भाग करना, उनकी बात कर रहे हैं। संख्याओं पर होने वाली 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या होती है? संख्याओं का जोड़ना, उनका घटाना, उनका गुणा करना, उनका भाग करना। ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए बस। यानी चैप्टर के लिए बेसिक की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर के लिए कोई खास बड़े बेसिक की ज़रूरत नहीं है, संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए बस, चैप्टर शुरू। ओके, चलिए। अब इन्होंने कहा कथन क्या है, तो बात ये आ गई बेटा, कथन क्या है। देखो यहाँ पे कथन क्या है, सबसे पहले समझा रहे हैं कथन क्या है। तो कथन में बात आ गई भाई, जिसको सच या झूठ कहा जा सके, जिसको बताया जा सके तर्कों से, प्रयोगों से, प्रेक्षणों से, एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके बताया जा सके कि भाई ये झूठ है या सच है। जैसे मैंने कहा खरगोश के सर पे पीले रंग के सींग होते हैं, खरगोश के सर पे पीले रंग के सींग होते हैं। तो खरगोश के सर पे सींग होते ही नहीं है, पीले रंग के कहाँ से होंगे? सोचिए आप, खरगोश के सर पे पीले रंग के सींग होते हैं, तो खरगोश के सर पे तो सींग होते ही नहीं है, खरगोश के सर पे तो कान होते हैं, कान खड़े दिखते हैं उसके। तो ये कथन क्या है? झूठ है, बिल्कुल क्लियरली ये झूठ है। और हम कहेंगे इसकी पुष्टि करो, बोला खरगोश को पकड़ के लाओ, खरगोश को देखो। यानी जो जिसमें ये स्पष्ट हो जाए कि भाई ये तो झूठ है या फिर ये सच है, जो प्रकृति में, दुनिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए कि ये झूठ है या सच है, वह क्या है? कथन है। ठीक, अब जरा एक बार पढ़ लीजिए, कथन क्या है। ये पहली बात आ गई। आप अपने दैनिक व्यवहार में बहुत सी बातें वाक्यों के रूप में करते हैं, बहुत सी बातें आप वाक्यों के रूप में करते हैं, है ना। इन वाक्यों में से वे जो या तो सत्य हैं या असत्य होते हैं, उन्हें कथन या साध्य कहते हैं। मतलब कथन या साध्य, सत्य असत्य हो जाएंगे कथन, और कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा भाई झूठ है कि सच है, वह हो जाएगा साध्य। ठीक, अब इसके बाद मैं 20 वर्ष का हूँ और यदि x बराबर 3 तो x² बराबर 9 कथन है, परंतु आप कब जाएंगे कितना आश्चर्यजनक कथन नहीं है। मतलब जिसकी कोई निश्चितता ना हो सके, जिसकी कोई निश्चितता ना हो सके, जिसको एग्जैक्ट ना किया जा सके, निश्चित ना किया जा सके कि भाई सही है कि गलत है, वह साध्य है, कथन नहीं है। इस बात को समझ के चलेंगे। ठीक, तो यानी एक दिमाग के अंदर एक निश्चितता रखनी है, मन में पक्का करना है कि भाई ये बात सही है या नहीं है। अगर ये बात सही है या गलत है एक, और ये बात मतलब पता ही नहीं है सही है कि गलत है, कुछ डिफिनिट, कुछ निश्चित नहीं कर सकते, तो वो चला जाएगा साध्य की कैटेगरी में, वो साध्य हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात क्लियर हुई। तो हम यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर में कथनों के बारे में, यानी ये चैप्टर बेटा कथन पे चलेगा, यह अध्याय चलेगा कथन पे। तो यहाँ क्या, कथन की सत्यता की जांच गणितीय विधि द्वारा कैसे करेंगे? गणितीय विधि द्वारा। तो बात ही खत्म हो गई, चैप्टर का पूरा रिजल्ट आ गया हमारे सामने। कथन की सत्यता की जांच करेंगे गणितीय विधि द्वारा। ठीक, तो गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है? गणितीय आगमन का सिद्धांत है कथन की सत्यता की जांच होगी गणितीय विधि द्वारा, बस और कुछ नहीं। ठीक, डन हो गया मामला, शाबाश, आगे चलते हैं। अब ये कह निम्नलिखित में से, इसने पहला उदाहरण दिया और बहुत ही मज़े में एक उदाहरण दिया। उदाहरण नंबर 1 इसको लिख सकते हैं आप, मैं इसे सिर्फ उदाहरण लिखूंगा बेटा। उदाहरण दिया, भारत का राष्ट्रपति कभी महिला नहीं रही। इसने पहला लिखा कि भारत का राष्ट्रपति कभी महिला नहीं रही। अब देखो ये बात क्या है, ये कथन कैसा है? पहली बात तो बताओ ये कथन है भी या नहीं? क्या हम इसे सही और झूठ का फैसला कर सकते हैं? क्या हम इसके सच और झूठ का फैसला कर सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कभी महिला नहीं रही? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है भारत का राष्ट्रपति महिला रही कि नहीं रही। तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति महिला रही है, पहले महिला भारत का राष्ट्रपति बन चुकी है। तो ये क्या है? पहली बात तो कहा ये कथन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कथन है। कैसा कथन है? कह रहा ये कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति महिला बनी है। सिंपल बात हो गई। इसके बाद दूसरे पे इन्होंने लिखा
बहुत ही प्यारा बढ़िया चैप्टर। 5 सम संख्या है, इन्होंने कहा 5 सम संख्या है। तो ये भी स्पष्ट है कि भाई ये भी कथन है, ये भी कथन है, क्योंकि सारी जानकारी है। कैसा कथन है? कहला जी असत्य है, असत्य है। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि 5 एक विषम संख्या है। 5 कोई सम संख्या नहीं है, 5 एक विषम संख्या है। सिंपल सी बात है। आगे उन्होंने कहा x की पावर n बड़ा है 1 से। अगली बात इन्होंने कही, तीसरे नंबर पे इन्होंने कहा कि x की पावर n बड़ा है 1 से, और n के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई। ये जो x के ऊपर घात लगी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं बताई, x के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये साध्य हो गया, क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है, पता ही नहीं चलेगा बड़ा है कि छोटा है, कैसे पता करेंगे भाई? x का कोई मान हो, n का कोई मान हो, साध्य है ये कथन है ही नहीं। तो इसका मतलब लिख देंगे कि ये कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि जानकारी अधूरी है, क्योंकि जानकारी अधूरी है। ये लो बेटा, पता ही नहीं चलेगा x की पावर n क्या पता नहीं है, x क्या पता नहीं। अब इसके बाद इन्होंने लिखा अगला, a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। देखो ये लिखा, इन्होंने ये लिख दिया, ठीक। तो ये क्या है? ये तो हम जानते हैं सही है बिल्कुल। किसी भी a और b के किसी भी मान पर हम जानते हैं ये एक सर्वसमीका है। कोई भी मान a b का रखो, इसका बायां और दायां पक्ष बराबर ही होता है, पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला है। तो हम कह रहे हैं कि ये कथन है, पक्की बात है। और कैसा कथन है? ये सत्य है। ये कथन है और सत्य है। सत्य असत्य की बात ही तब आएगी जब कथन होगा, उसका फैसला हो सकेगा, उसका निर्णय हो सकेगा, तभी आएगी बात। शाबाश। तो कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भाई सत्य असत्य जहाँ पर है उसका फैसला करना है, उसकी जांच करनी है, वो कथन है। और जिसका पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी जानकारी अधूरी है, वो क्या है? वो साध्य है। ओके, शाबाश। अब लेते हैं बेटा, यदि एक उदाहरण लेते हैं अगला, और पढ़ते हुए इस चैप्टर को समझते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिए, यदि P नीचे लिखा कथन है, यदि Pn नीचे लिखा कथन है, तो Pn को मैं लिख देता हूँ बेटा। Pn ये कह रहे हैं, देखो क्या है, Pn है 1 4 7 और ये प्लस, ये लिखा इन्होंने 3n-2 बराबर n 3n-1/2। ठीक, कथन है। P1 P प्लस 1 लिखिए, यानी ये Pn है। अब यहाँ सोचना पड़ता है यार ये Pn कहाँ से आ गया, Pn का क्या मतलब हुआ? बेटा ये Pn है। Pn मतलब n की जगह पे रख सकते हैं 1 2 3 4, n की जगह पे क्या रख सकते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं। अब देखो जीरो के लिए कोई लॉजिक नहीं है यहाँ,
क्योंकि जो पहला पद है, आप जान रहे होंगे 10वीं क्लास में समांतर श्रेणी में पढ़ा करते थे कि पहला पद है तो एक तो लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला के एन को कर सकते हैं 1 2 3 4 5। कहीं कहीं पर ये जीरो भी आ जाता है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में नहीं होगा जीरो। जीरो होते हैं एन के मान, ऐसे कुछ व्यंजक, ऐसे कुछ फॉर्मूले बनते हैं जिनमें एन के मान जीरो हो जाते हैं। यहाँ नहीं, इस चैप्टर में कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी शुरुआत होगी वो 1 से ही होगी। तो एन क्या है, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, अब ये कह रहे P1 P के +1 ज्ञात कीजिए, यानी एन की जगह पे यहाँ पे चीज़ें बदलनी हैं। तो P1 देखते हैं बेटा, P1 तो बस एक ही लिखना है। P1 क्या हो गया 1, और एन की जगह पे क्या डाल दिया 1, और ये 3 - 1/2 = 1। ठीक, ये P1 है। कब हुआ, P1 हो गया n = 1 के लिए। शाबाश, ये देखिए P1 हो गया n = 1 के लिए। अब n = के लिए, शाबाश, पढ़ता जा आगे बढ़ता जा, पढ़ता जा आगे बढ़ता जा, शाबाश। तो अब क्या करूँ, n की जगह पे k लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा k में बदल जाएगा। 1 + 4 + 7 + 3n, 3k लगा दे बेटा। ए देख, n की जगह पे क्या लगाना है, k। तो ये k - 2 = k, 3k - 1/2। ये pk हो गया बेटे, pk फिल्म नहीं है बेटा, ये एक pk फिल्म भी आई थी, है ना। फिल्में बनाने वाले हैं, फिल्में बनाने वाले इतना बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों का। मतलब सही मायने में अगर कैमरे का दुरुपयोग किया है ना, कैमरे का, टेक्नोलॉजी का अगर दुरुपयोग किया है ना, तो फिल्मों वालों ने सबसे पहले किया है। सबसे पहले कैमरा आया, फ़ोटो खींचे, सबसे पहले फिल्में आ गई और खूब फिल्में बनाई, खूब कमाया, पर्दे पे खूब जो है फिल्में बना के पैसे कमाए। लेकिन प्रकृति बड़ी अजीब है बच्चों, प्रकृति बड़ी अजीब है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्रकृति का नियम टूटा तो दुख और परेशानी है, बेचारे परेशानी रहते हैं। फिल्में बनाने वाले बेचारे बड़े दुखी रहते हैं, और 100 बीमारियां पड़ जाती हैं इनके पल्ले। पैसा आता है, नशा करने लगते हैं और बर्बाद करते हैं ज़िंदगी, और समाज को ख़राब करते हैं, गंद फैलाते हैं। चलो शाबाश। तो कुल मिला के 147, एन की जगह पे क्या डाल दिया बेटा, के कंगड़ा। ठीक है, शाबाश। अब ये कह रहा जी k + 1 भी डालो, p k + 1, है ना। चलो एक नंबर आगे बढ़ना बेटा। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे समझदारी है, यहाँ पे समझदारी है, और ये समझदारी बड़ी प्यारी है, क्योंकि एक नंबर आगे बढ़ना है तुम्हें। शाबाश। तो यहाँ पे बेटा पद हैं, ध्यान रखना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, nवां पद। कौन सा पद है ये, nवां पद। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा nवां पद क्या है बेटा, ज़रा पकड़ के देख, ये रहा nवां पद, ये है 3n - 2। और बेटा k वां पद ये भी तो लिख चुका है, k वां पद भी तो लिख चुका है, n की जगह पे 3k - 2। बेटा यहाँ गलती मत करना, k + n वां पद। बेटा ये देख, ये गलती हो जाती है यहाँ पे, इसी को समझना होता है इस चैप्टर के अंदर, सारा खेल इसी पे है। तो क्या करूँ मैं, k की जगह पे या n की जगह पे, जगह nवां पद है, n की जगह पे क्या डालूँ, k + 1। तो 3k + 1 - 2। देखिए k वां पद है। ये पद बेटा यहाँ जोड़ के लिखना है तुझे, सब जोड़े चले आ रहे हैं, है ना। तो pk + 1 कैसे जाएगा तेरा, शाबाश। तो शुरू कर दे, 1 + 4 + 7 प्लस, एक बार k वां पद भी लिखना है तुझे, k - 2। बेटा इसके आगे तुझे वो भी लिखना है, ये पद भी लिखना है, शाबाश। 3k + 1 - 2। देखिए एक पद जोड़ दिया तूने यहाँ, और बराबर यहाँ k है, तो k की जगह पे क्या लिखना है, k की जगह पे क्या लिखना है, k + 1। तो ये हो गया k + 1। बस सारा का सारा खेल यही है बेटा, पूरा चैप्टर यही घूमेगा। बस इसे पहचान ले, ये देख, इसे पूरा पहचान ले कि ये k + 1 कैसे लिखा गया। बस बेसिक यहीं पर है, सारे सवालों में यही समस्या है। इधर के पद होंगे उनमें एक जोड़ना, इधर एक नंबर बढ़ा देना, बस 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 बस। सिद्ध करो सिद्ध करो सिद्ध करो। तो क्या करना है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लाना होता है, बस वो बात की बात है, अगले सवाल में देखेंगे। इस सवाल में तो हमसे सिर्फ यही पूछा गया था बेसिक पे, भाई k क्या होगा, k + 1 क्या होगा, 1 क्या होगा। चलो शाबाश।
ओके बेटा, डन। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हैं। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ और बड़े ठंडे दिमाग से, कूल माइंड, इस पर विचार करना है हमें आराम से। कौन कौन से कथन हैं, यानी एक सवाल एक उदाहरण के रूप में समझेंगे कि भाई कौन कौन से कथन हैं, कौन कौन से कथन नहीं हैं। ठीक, चलिए बेटा, सवाल क्या है। निम्नलिखित में कौन कथन है, बस ये लिख देते हैं बेटा, कौन कथन है, और फिर बाद में लिख लेंगे। और यहाँ पे पहला नंबर क्या है इसको लिखते हैं। शाबाश। पहले नंबर में ए बी सी डी लिख देते हैं। ए बी सी डी, सवाल को ए बी सी डी के रूप में लिख दिया गया। पहला सवाल जो है इसमें आया, ये पहला भाग, इस सवाल का पहला भाग ये कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि 1 2 4 को हम जोड़ रहे हैं 2 की पावर n तक, और ये बड़ा होगा 20 से। दूसरा, 1 2 3 1 2 3 कह रहा है इसको हम जोड़ रहे हैं 99 तक, और ये बराबर होगा 99 के 10 तक जोड़ रहे हैं बेटा, 10 तक। शाबाश, ये बराबर होगा 10 तक जोड़ा बस। सी, चेन्नई मुंबई की तुलना में अधिक सुंदर है। चेन्नई मुंबई से, ऐसे लिख देता हूँ, मुंबई से अधिक सुंदर है। डी, ताजमहल कहाँ है। ताजमहल कहाँ है। और ई में 1 गुना 2 1/n इंटू n प्लस 1 बराबर n प्लस 1, n बराबर 5 के लिए। और f, कोसेक थीटा ऐसे 1 से छोटा। बस बेटा ये है, देखो सवाल, ये सवाल है। इसमें कौन कौन कथन है। अब जरा विचार करके देखो भाई, किसका फैसला हो सकता है वो सही है या गलत। ठीक, तो आप देखिए, इसका पता लगाया जा सकता है ये सही है या गलत। इसका पता लगा सकते हैं अपन। n तक अगर इसे जोड़ें तो n का मान हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें n का मान पता नहीं होगा, हम नहीं बता सकते कि ये पूरी वैल्यू 20 से बड़ी है कि छोटी है। अगर हमें n का पता हो, कितना n है, कितने पदों तक जोड़ना है, तो मैं बता सकता हूँ कि ये बात सही है या गलत। जब तक मुझे n नहीं पता चलेगा, मैं नहीं बता सकता। तो इसका मतलब ये कथन नहीं है। मैं बता नहीं सकता सही है कि गलत है, क्योंकि मुझे n नहीं पता। बेसिक बात। अब 1 2 3 देखो 10 तक जोड़ा गया, 90 के बराबर होगा ही नहीं। अगर मैं 1 2 3 सब 10 तक जोड़ूँ तो 10 तक जोड़ते तो कितना हो जाएगा ये,
अब सीधे से देख लो, 2 और 1 3, 3 और 6 और 4 10, 90 नहीं पहुंचेगा, 90 से कम रहेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर इसका पता लग गया कि सही है या गलत है, तो इसका मतलब ये कथन है, यस हो गया इस पे। ठीक, अब चेन्नई मुंबई से अधिक सुंदर है, भाई किन बातों के आधार पर हम कहेंगे कि चेन्नई मुंबई से सुंदर है? कुछ लोग कहेंगे नहीं मुंबई सुंदर है, कुछ लोग कहेंगे चेन्नई सुंदर है, तो कुल मिला के पता नहीं चलेगा, इसका मतलब ये कथन नहीं है। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? ठीक, अब ये कथन है, ये तो सवाल है। ताजमहल कहाँ है ये सवाल है, इसमें कोई जानकारी थोड़ी दी गई है किसी के बारे में। कथन का मतलब जानकारी है, हमें देखना है वो सही है या गलत है। तो ये तो सवाल है एक, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल तो आगरा में है ना? तो कुल मिला के ये भी कथन नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखें जरा, यहाँ देखें जरा, कह रहा ये जांच हो सकती है क्योंकि इसमें n का मान दे दिया, n का मान दे दिया और एक श्रेणी दे रखी है, 1 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे n+1 तक जांच, क्योंकि सारी बातें गिवन हैं और श्रेणी के पदों के योग सही तरीके से दे के फॉर्मूले में लिख रखे हैं, तो इसकी जांच हो सकती है। हो सकता है ये सही हो सकता है ये गलत हो, ये बाद की बात है, लेकिन जांच हो सकती है। सारी बातें दे रखी हैं, n बराबर 5 दे रखा है, ऊपर तो नहीं दिया था n बराबर 5, है ना? तो ये कथन है क्योंकि जांच हो जाएगी, सब कुछ पता है, हमें सिर्फ जांच करनी है। यानी जिसकी जांच करनी है, जिसके बारे में सब कुछ पता है, हम जांच कर सकते हैं बस सही है या गलत है, वो कथन है। शाबाश। अब कॉस थीटा 1 से छोटा, ठीक, तो थीटा कितना है? भाई थीटा का तो पता नहीं है, हमें क्या पता थीटा का मान क्या है? कोस थीटा 1 से छोटा, थीटा के कुछ मानों पे होता होगा, कुछ पे 1 से बड़ा होता होगा, कुछ होता होगा, डज नॉट मैटर, हमें नहीं पता 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है। अब देखो, अगर कोसेक थीटा की जांच करें, बेटा कोसेक थीटा है, मैं कोस थीटा ले रहा हूँ कोसेक थीटा की बात करूँ अगर मैं, तो कोसेक थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? कोसेक थीटा 1 से अनंत तक होता है, जांच कर लो। कोसेक थीटा का मान 1 से अनंत तक होता है, लेकिन ये धनात्मक पर होता है, ऋणात्मक पे नहीं। ऋणात्मक पे कोसेक थीटा 1 से छोटा यानी अनंत तक भी होता है। ठीक, ये कह रहे हैं 1 से कम कोसेक थीटा। ठीक, तो 1 से कम कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की बात अगर मैं करूं तो कोसेक थीटा 1 से अनंत तक होगा और इधर -1 से माइनस अनंत तक होगा। तो 1 से छोटा कोसेक थीटा यहां पर है, पता लग गया? तो ये क्या है? ये कथन है, क्योंकि इसमें हम पता लगा सकते हैं कि 1 से छोटा कोसेक थीटा होता है। देखो अब ये सही है या गलत है? बोले हमेशा सही नहीं है, कथन है हमेशा सही नहीं है, क्योंकि 1 से छोटा कोसेक थीटा 1 और -1 के बीच में तो होगा ही नहीं कोसेक थीटा। -1 से अनंत तक होगा पीछे और 1 से अनंत तक होगा, वो बात अलग है, लेकिन पता लगा सकते हैं भाई है या नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कथन है क्योंकि मान दिया है, मान दिया है, किसी ना किसी थीटा पे कथन इसको बना सकते हैं। शाबाश। अब यहाँ पे देखते हैं जरा कि इसको हम सवाल में देखेंगे इसके बारे में क्या कहा। ये तो सारा स्पष्ट है, यहाँ पर हम उलझ रहे हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या कहा। क्या इस चीज़ को माना है 1 से यहाँ तक का, पीछे का माना है, या फिर कह रहा भाई 1 से यहाँ तक का बता दो बस तुम। ठीक, चलो बेटा इसकी जांच हो जाएगी, कोई चिंता नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसकी जांच हो जाएगी, विवादास्पद नहीं है, विवाद नहीं है कोई, मैंने बता दिया। ठीक, कि 1 से छोटा 1 से -1 के बीच में तो है ही नहीं और -1 से अनंत तक है, तो कुल मिला के इसकी जांच हो जाएगी। तो इसका मतलब ये अगर जांच हो जाएगी, पता लग जाएगा, तो ये कथन है। ठीक, और ये भी बात हो जाएगी कि साहब ये बात गलत है, क्योंकि कोसेक थीटा 1 से छोटा नहीं 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है 1 से बड़ा भी होता है, 1 और -1 के बीच में नहीं होता बस, है ना? शाबाश। अगला सवाल लेंगे बेटा
ये कह रहे हैं कि पी एन क्यूब प्लस 5n 6 का एक गुणनखंड है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 का एक गुणनखंड है। अब यहाँ एक उदाहरण के रूप में इसको लिख दे बेटा। ये कह रहा है पी एन एन क्यूब प्लस 5n 6 से भाज्य है, भाग होगा। और ये कह रहे हैं P1 P2 पी के प्लस 1 लिखिए। P1 लिखिए, P2 लिखिए, पी लिखिए और पी प्लस 1 भी लिखिए, ज्ञात कीजिए। और ये भी देख लीजिए कि वास्तव में 6 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वास्तव में 6 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लगे हाथ ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो रही है हमारी, है ना। छोटा पी, तो मैंने बेटा छोटा पी लिखा, छोटा पी लिख दो, है ना। ए छोटा पी लिखो, बड़े छोटे पी में झंझट हो जाता है। ए ये लो, छोटा पी लिख दिया मैंने, शाबाश, वेरी गुड। शुरू करो। 6 से भाग होता है तो 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4, 6 से भाग होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। चलिए तो अब देखते हैं P1 यानी n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, शाबाश। यहाँ लिख लेते हैं P1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक, तो 6 से भाज्य है, इसके आगे लिख दिया 6 से भाज्य है, क्योंकि बेटा 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात क्लियर होगी बच्चों, भाई पूरा 6 ही आ गया, 6 से भाग हो जाएगा, इसमें क्या है, सिंपल है। अब 2 डाल के देख बेटा, P2 में देख, तो ये हो गया 2 की पावर 3 यानी 8, और ये हो गया 10 बेटा, ये हो गया 18, ये भी 6 से भाज्य है। ये ले, कन्फर्म, सच हो गया, सच है, सच है। ये देखते हैं, इसको मान लेते हैं अपन, बाद में करेंगे भाई मान लो, क्योंकि हो रहा है के पे, तो 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे सब पे हो रहा है, तो के पे तो मान भी लेंगे। अब इसके बाद लिख देते हैं पी के क्यूब प्लस 5 के। ठीक, 6 से भाज्य है, 6 से भाज्य है। और बेटा ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये है माना। क्यों मान लिया, मानने का आधार क्या है भाई, क्यों माना, मानने का आधार है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे सब पे तो है, तो के पे भी होगा। अब यहाँ पे देखें एक बार, पी के प्लस 1 पर क्या है, पी के प्लस 1 पर, तो बेटा यहाँ लिख लेते हैं पी के प्लस 1, तो ये के प्लस 1 की पावर 3 प्लस 5 के प्लस 1, ये देखो ये रहा। ठीक, अब ये जो 6 से भाज्य है ये ठीक, इसको लिख लेते हैं, माना के की पावर 3 प्लस 5 के बराबर 6m, जहाँ m पूर्णांक है। अब जरा इस बात को समझे, थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहे हैं हम लोग। भाई 6 से भाग होगा तो भागफल क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5। देखो जरा, एक बार भाग हुआ तो m का मान 1 आएगा, देखो एक बार। 3 बार भाग हुआ तो m का मान 3 आएगा। ऐसे ही m क्या है, ये m को समझना है, कितनी बार भाग हो रहा है। तो हमने मान लिया कि भाई ये जो चीज़ है m बार भाग हो रही है। m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो हमने इसे मान लिया ऐसे। ठीक, जो भी हम रखें कुछ ना कुछ m का मान आता रहेगा, 1 2 3 4 5 आता रहेगा। अब यहाँ चलते हैं जरा आगे, अब इस चीज़ को देखते हैं। कह रहा जी ये जो चीज़ है ये मान लेते हैं 6 के साथ में कोई चीज़ 6 के साथ में क्यों मान लेते हैं, जहाँ क्यू पूर्णांक है। ठीक, और ये भी तुमने क्या किया, माना, ये भी मान लिया, भाई ये भी भाग हो जाएगा,
जिस तरह k भाग हुआ 1 पे हुआ, 2 पे हुआ, k + 1 पे भी होगा, और मान लिया कि साहब हो जाएगा। अब इसको क्या मान लिया ऐसी, जैसे इसको माना था 6m, इसको मान लिया 6q, और q क्या मान लिया, पूर्णांक। एक बार भाग हो, 10 बार हो, कितनी बार चाहे भाग हो, जैसे यहाँ हुआ 1 बार भाग हुआ, यहाँ 3 बार भाग हुआ, यहाँ m बार भाग हुआ, तो यहाँ q बार भाग हुआ। ठीक, ये भी मान लिया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसे हमें सिद्ध करना है कि ऐसा होगा, हमें ये बताना है ऐसा होगा। ठीक, हालांकि सवाल का हिस्सा नहीं है, कह रहा ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें एक कदम आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अगले वाले सवाल में पूछेगा ये। ठीक, तो क्या करें, इसको दिखा दें, है ना, तो चल ले करते हैं। तो k+1 का क्यूब प्लस 5k + 5 = 6q। शाबाश। अब इस क्यूब को खोल दो, क्या होता है, k³ + 1 + 3k k + 1 + 5k + 5 = 6q। ठीक, इधर की चीज़ पूरी तरह 6 से भाग होती हुई नज़र आनी चाहिए, ये पूरी चीज़। अब बेटा ये तो k³ है, ये k³, और इसके साथ ये 5k है, देख ये, इसे लिख ले समीकरण नंबर 1। ठीक, इसे लिख ले समीकरण नंबर 2, या कुछ भी मत लिख, इसको कुछ भी मत लिख, कोई ज़रूरत भी नहीं बात बढ़ाने की। ठीक, अब k³ + 5k की जगह पे ये लगा दे 6m। ये k³ है यहाँ, ठीक से देख, और ये 5k। शाबाश भाई, ये तो भाग है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो भाग है, m बार भाग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसकी जगह पे 6m लगा दे, तो ले 6m हो गया। तो ये और ये तो चले गए, क्या बचा 1, ये क्या बचा 3k² + 3k + 5 = 6q। ओके, अब ये जो चीज़ आ रही है इसको ठीक करके लिख, 6m + 3k² + 3k + 6 = 6q। अब देख यहाँ पर ये जो चीज़ है, इसमें से 3 कॉमन ले ले, 6m + 3 k² + k + 2 = 6q। अब देख 6 से भाग ये तो हो रहा है, इसमें तो 6 बाहर आ गया, ये तो 6 से भाग हो रहा है, इसमें 3 बार आ गया, ये भी 6 से भाग हो जाएगा। अगर ये 2 से भाग हो जाए, ठीक, तो हम लिख देंगे यदि k² + k + 2 से भाज्य है तो कथन सत्य है। ए ले बेटा, बस बस बस, और कुछ नहीं करना। क्यों, देख बात को समझ, 6 बाहर आ गया, ये पूरी की पूरी चीज़ में से 6 बाहर आ गया, तो 6 से भाग तो हो गया, 6 तो कॉमन आ गया, 3 यहाँ पे पहले ही निकल आया। ये पूरी चीज़ अगर 2 से भाग हो जाए, तो 2 से भाग ये हो गया, 3 पहले ही है, तो पूरा 6 से भाग हो गया ये भी, तो कुल मिला के कथन सत्य हो जाएगा। इधर की पूरी चीज़ 6 से भाग हो जाएगी। अब ये 2 से भाग है कि नहीं है, ये 2 से भाग है कि नहीं है, इसमें k का मान 1 2 रख के देख के करके दिखा दो, दैट इज लेटर ऑन, बाद की बात है, बाद में सवालों में आएगा तो कहीं रख देंगे, क्योंकि बहुत लंबी तार अभी नहीं पकड़नी है मेरे को, हल्का रखो। अभी अगले चरण में, अगले स्टेप में हम इसको भी लिख देंगे, भाई ये तो 2 से भाग हो रहा है और 3 इसमें पहले से ही है, इसमें 3 पहले से ही है और ये 2 से भाग हो रहा है, तो 6 से भाग हो गया पूरा, इसमें 6 पहले अलग हो गया, बस ये पूरा का पूरा 6 से भाग हो गया, वो ये हमें दिखाना था 6q। शाबाश, है ना, ए ले। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े और समझ में आएगा और चीज़ें ठीक होंगी। शाबाश।